हेलो एंड वेलकम बैक टू एवरीवन। मेरा नाम है राहुल और द मिशन डेवलपमेंट एकेडमी के इस टारगेट बैच में आप सभी लोगों का स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, जो भी बच्चे क्लास 9th के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं, चाहे वो सैनिक स्कूल हो, नवोदय स्कूल हो, सीएचएस हो, मिलिट्री स्कूल हो या किसी भी तरीके के जो स्कॉलरशिप टेस्ट होते हैं, उन सभी में अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो ये टारगेट बैच आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है और इस टारगेट बैच से आपको काफ़ी ज़्यादा मदद भी मिलने वाली है। अगर आप स्पेशली प्रिपरेशन कर रहे हैं सैनिक स्कूल की तो ये टारगेट बैच आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आज की क्लास में हम किन चीज़ों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो आज की क्लास कंप्लीटली हम डिस्कस करेंगे ट्राइंगल्स रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं, जिसके अंदर पाइथागोरस थ्योरम्स, एंगल सम प्रॉपर्टी, वो सारे क्वेश्चंस हम करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि अगर आपको मेरे साथ पढ़ना है तो तीन चीजें आपको पता होनी चाहिए। पहली चीज कि आज की क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं, आज क्या करने वाले हैं, आगे आने वाले जो लेक्चर्स होने वाले हैं वो किस टॉपिक के होने वाले हैं, और इससे पहले हमने किन चैप्टर्स को कंप्लीट कर लिया उसके बारे में आपको कंप्लीट आइडिया होना चाहिए। देखिए, अगर आपने मुझे डे 1 से फॉलो कर रहे हो, अगर आप इस टारगेट बैच में डे 1 से हो, तो आपको एक चीज बहुत अच्छी तरीके से पता होगी डियर स्टूडेंट्स कि लास्ट क्लास के अंदर हमने डिस्कस किया था चैप्टर नंबर 14, जिसके अंदर ट्राइंगल्स के अंदर हमने पाइथागोरस थ्योरम्स को देखा था। और ये टॉपिक है, ये ऑफिशियल सिलेबस है आपका सैनिक स्कूल का। हम उसी के अकॉर्डिंग चीजों को कवर कराते हुए आगे बढ़ रहे हैं। आगे आने वाले समय में आप देखोगे एक ऑल इन वन बैच लॉन्च करने वाला हूं, जिसमें सभी तरीके के क्वेश्चंस हम करने वाले हैं, ना सिर्फ सैनिक स्कूल बल्कि सीएचएस, मिलिट्री स्कूल, सभी के पैटर्न्स को डिस्कस करते हुए हम आगे बढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि एग्जैक्टली आज हम किन चीजों के बारे में पढ़ने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको मेरे साथ पढ़ना है, कुछ रूल्स हैं जिन्हें आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। वो रूल्स क्या है यार? जब भी मेरे साथ पढ़ने बैठो ना, तो आपके पास में एक नोटबुक और एक पेन होना चाहिए। इसके अलावा अगर नोटबुक और पेन होगा तो ही आप अपने नोट्स को अच्छी तरीके से लिख पाओगे और खुद के नोट्स बना पाओगे। खुद के नोट्स बनाते समय जब आप वीडियो देखते हो तो बीच में छोड़ करके नहीं जाना है, और जितना भी पढ़ाया जाए उसका रिवीजन जरूर करके आना है, रिवीजन करके आना है। इसके अलावा क्लास के बीच में जो क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। रोजाना का होमवर्क डेली करना है, डेली का होमवर्क डेली, रोजाना का होमवर्क रोजाना करना है, रोज करना है। वीडियो देखते समय कंप्लीटली फोकस रहना है, और जो आपको सिलेबस ट्रैकर शीट दी गई है, और जो बच्चे मुझे मेरे मेंटरशिप प्रोग्राम से जुड़े हुए उनको पता है कि उनको सिलेबस ट्रैकर एक सीट दी गई होगी, उस सीट को फिल करना जरूरी है। और इसके साथ साथ अगली क्लास अटेंड करने से पहले पिछली क्लासेस का रिवीजन जरूर करके आए, तभी आपको चीजें बहुत अच्छी तरीके से एकदम बिल्कुल इजी वे में सारी चीजें आपको क्लियर होने वाली हैं। अगर इन सारे रूल्स को अगर आप फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा, ये मैं लिख के गारंटीज के साथ दे सकता हूं। अगर आपने डेली इस चीज को फॉलो किया तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा। चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं ट्राइंगल्स रिलेटेड कंप्लीट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हमने कॉन्सेप्ट, और उम्मीद करता हूं कि कॉन्सेप्ट आपकी कॉपी में लिखे होंगे। न सिर्फ आपके कॉन्सेप्ट लिखे होंगे बल्कि पूरा का पूरा जो सिलेबस है वो सारा सिलेबस आपने लिखा होगा अपनी कॉपी के अंदर। और आप इस सिलेबस को ट्रैक करते हुए आपको पता होगा कि ये सारे टॉपिक्स हम कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप मुझे डे 1 से फॉलो कर रहे हैं तो ये सारे के सारे टॉपिक्स हमारे क्या हो चुके हैं? कंप्लीट हो चुके हैं। इतने ही नहीं, इसके अलावा अगर आप देखोगे तो और भी टॉपिक्स आपके क्लियर हुए, जैसे कि इस टॉपिक्स को क्लियर करते करते चैप्टर नंबर 12, 13 और 14, और आज हम 14th चैप्टर के कंप्लीट क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेंगे। इसके बाद यूलर फॉर्मूला होगा, एवरेज, मीडियन, मोड होगा, और इस तरीके से सारे के सारे जो चैप्टर्स हैं उन चैप्टर्स को हम कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए जी शुरू करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। और मैंने हमेशा बोला है कि जो आपकी नोटबुक है ना, उस नोटबुक में सिलेबस लिखा होना चाहिए। अच्छा, सिलेबस लिखने का क्या सेंस होता है? जब आप सिलेबस लिखते हो ना तो चीजें आपको क्लियर होती हैं कि यार आगे हमें क्या पढ़ना है, अभी हम किस टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं। ये सारी चीजें हमारे सिलेबस के थ्रू ही पता लगती हैं, इसीलिए सिलेबस को लिखना बहुत जरूरी है। चलिए आ जाते हैं आज के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे, और इस क्वेश्चन में आपको 4 ऑप्शंस दिए होंगे। देखिए, अगर हम एरिया ऑफ ट्राइंगल की बात करें तो 1/2 बेस इंटू हाइट होता है।
इस क्वेश्चन को ध्यान से अपनी कॉपी के अंदर लिखिए, अपनी नोटबुक के अंदर इस क्वेश्चन को सबसे पहली चीज तो लिखना है। लिखने के बाद आपको क्वेश्चन को समझना है कि द बेस ऑफ ट्राइंगल इज 4 टाइम्स ऑफ इट्स हाइट, हमें पता है, और हमें इसका लेंथ का बेस फाइंड आउट करना। एरिया हमें दिया हुआ है, इट्स एरिया इज 50 मीटर स्क्वायर। हमें पता है कि जो ट्राइंगल का एरिया होता है ना, उसका फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ये तो हमें पता है 1/2 बेस इंटू हाइट होता है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको सारी चीजें क्लियर होगी। यहाँ पे लिखा हुआ है द बेस ऑफ ट्राइंगल इज 4 टाइम्स ऑफ इट हाइट, मतलब कि जो इसका बेस है इस ट्राइंगल का, ये जो बी है वो क्या है, इस हाइट का क्या है, 4 टाइम। 4 टाइम यानी कि 4h। अब एरिया आपको कितना दिया हुआ है, 50 दिया हुआ है। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। 2 में इस पहले तो हम इसको देखते हैं, 2 2 जा 4। अब ये होगा आपका 2h स्क्वायर इक्वल टू 50, 2h स्क्वायर इक्वल टू 50 होगा। अब अगर हम h की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पे h स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो आप देखोगे h स्क्वायर की जो वैल्यू है वो हो जाएगी 50 डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो जाएगा 25, यानी कि h स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो 25 होगी। सो h स्क्वायर इक्वल टू व्हाट, दैट इज 25। अब h स्क्वायर की वैल्यू तो 25 हो गई। इसी तरीके से अगर हम h की वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे तो ये हो जाएगा √25। सो h की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 5 जो 25। सो हमें बताना है कि आधार की लंबाई क्या है, 1/2 बेस इंटू हाइट, सो h स्क्वायर, और h स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी 25। h स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी 25। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इसका जो आंसर होगा वो होगा, एक सेकेंड, 1/2 बेस इंटू हाइट रखा हमने इसकी लेंथ, तो ये 20 क्यों आ रही है, 1/2 बेस इंटू हाइट अगर हमने रखा है तो ये 20 क्यों आ रही है, ये हम देखते हैं कि कहीं तो मैंने मिस्टेक करी है, लगता है 20 आएगी या 25 आएगा, लेट्स सी, देखते हैं। ओके हाँ, ये हो गया आपका 5, ये तो h आ गया। हमें बताना है इसके आधार की लंबाई, बेस की लंबाई, तो बेस इसका कितना है, यहां तक तो सही किया हमने। इसका जो बेस है वो कितना है, बेस जो है इसका, बेस जो है वो कितना है, इसकी हाइट का 4 टाइम है, तो 4 इंटू एच, 4 और h अपना आया 5, तो आंसर हो जाएगा 20। 20 इज द राइट आंसर। सो 20 जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। बहुत सिंपल था। एरिया हमें दिया हुआ था 1/2 बेस इंटू हाइट। अब यहाँ पे 50 इसका एरिया लिखा हुआ है, 1/2 4h, 4 टाइम्स है, 4 टाइम्स लिख दिया, इंटू h। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हो इंटू h लिखा हुआ है, तो हमने क्या किया, 2 2 4, 2 को कैंसिल आउट किया तो 2h स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे h स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई 25, तो h की वैल्यू आएगी 5। हमें पता है इसके आधार की लंबाई निकालना है, यानी कि द लेंथ ऑफ इट्स बेस, तो बेस क्या है, उसकी हाइट का 4 टाइम है, हाइट हमारी 5 है, 5 4 जा 20, ये आ गया इसका आंसर। अगर यूनिट यहाँ पे मीटर में दिया हुआ है तो यहाँ पे 20 मीटर आ जाएगा, तो 20 मीटर इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ। देखिए इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो यहां पे लिखा हुआ है द पेरीमीटर ऑफ आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल। किसके बारे में बात की जा रही है, राइट ट्राइंगल के बारे में बात की जा रही है। सो हमें एरिया फाइंड आउट करना है, और आपको भी पता है कि जो एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है वो क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। जो एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है वो होता है 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। लेकिन हमें यहाँ पे केवल और केवल पेरीमीटर दिया हुआ है, हमें क्या दिया हुआ है, केवल और केवल पैरामीटर ही दिया हुआ है। तो चलिए देखते हैं और इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हमें अगर ध्यान से देखोगे यहाँ पे एक चीज बहुत क्लियर कट समझ आएगी। आपको क्या दिया हुआ है इस क्वेश्चन के अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर आपको पैरामीटर दिया हुआ है। तो देखिए जी, पैरामीटर हम लिख देते हैं, पैरामीटर इक्वल टू है 6 + 3/√। चूंकि ये हमारा जो है आइसोसेलेस ट्राइंगल है, आइसोसेलेस ट्राइंगल में क्या होता है, दो साइड्स इक्वल होती है,
जैसे मान लीजिए ये आपका एक ट्राइंगल है, इसमें अगर दो साइड्स इक्वल हैं तो इसका मतलब अगर ये है तो ये भी ए होगा। क्लियर है। और हमें पता है कि अगर इसका पैरामीटर कुछ यूं हुआ यानी कि दो साइड इक्वल है तो ए प्लस ए और प्लस एक जो साइड है, चूंकि ये राइट एंगल भी दिया हुआ है, राइट एंगल ट्राइंगल दिया हुआ है, तो यानी कि जो दूसरी जो साइड होगी वो क्या हो जाएगी, ए अंडर रूट टू, यानी कि अंडर रूट टू ए भी हम कह सकते हैं कि उसका जो होगा वो क्या हो जाएगा, ए अंडर रूट टू हो जाएगा। देखिए यहाँ पे हम लिख सकते हैं ए अंडर रूट टू, ए अंडर रूट टू इक्वल टू पैरामीटर हमारा दिया हुआ 6 प्लस 3 अंडर रूट, ए और ए को प्लस करेंगे ये हो जाएगा 2a प्लस ए अंडर रूट टू इक्वल टू 6 प्लस 3 अंडर रूट। अब यहाँ पे देखिए ये a की वैल्यू यहाँ पे 3 तो 3 आ गई, अगर हम कंपेयर करेंगे 2a की वैल्यू क्या हो गई 6, 2a की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे 6 हो जाएगी। तो यहाँ पे आप एग्जैक्टली देख सकते हो कि ये हमारा क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल था, ये हमारा क्या था, राइट एंगल ट्राइंगल था। जब भी हम राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में बात करते हैं तो आपको एक चीज बहुत अच्छी तरीके से पता होगी, जिसकी दो साइड्स अगर इक्वल है, ये ए हो गया ये हो गया, तो ये क्या हो जाएगा 2a², क्या हो जाएगा ये 2a², क्योंकि ये इसके अंडर रूट के बराबर, अगर अंडर रूट में कर देंगे तो क्या हो जाएगा अंडर रूट 2a, क्या हो जाएगा ए अंडर रूट 2, ये बाहर आ जाएगा अंडर रूट 2, यही हमने लिखा है ए अंडर रूट 2, ताकि आपको क्लियर हो कि कहां से ये ए अंडर रूट 2 आया है। ये आया है आपका पाइथागोरस थ्योरम से, और आपको पता है कि ये जो हाइपोटेनियस का स्क्वायर होता है वो ये बेस प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के बराबर होता है, और बेस भी आपका ए है और परपेंडिकुलर भी ए है, यानी कि a² प्लस a² यानी कि 2a², अंडर रूट में करेंगे ए अंडर रूट 2 होगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पे लिख सकते हैं। यहाँ पे हमारा टारगेट है कि हम a की वैल्यू को फाइंड आउट करें, a की वैल्यू को फाइंड आउट करा कंपेयर करेंगे तो 2a इक्वल टू 6 होगा और a अंडर रूट 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कंप्लीटली 3 अंडर रूट 2। तो यहाँ पे अगर हम देखें 2a इक्वल टू 6 तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी 6/2, तो 2 3 जा क्या हो जाएगा यहाँ पे 6 हो जाएगा, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी, a की वैल्यू आ गई है 3। इसी तरीके से अगर हम देखें a अंडर रूट 2 इक्वल टू 3 अंडर रूट 2 रखेंगे तो भी a की वैल्यू 3 आ जाएगी, तो a की वैल्यू तो आ गई आपकी क्या 3। जब a की वैल्यू 3 आ चुकी है तो हमें 1/2 बेस इंटू हाइट वाले फॉर्मूले से इसकी वैल्यू को पुट करना है और बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा, ये हमें बताना है। तो देखिए 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट इसका फॉर्मूला होता है, एरिया इक्वल टू क्या होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो देखिए इसका बेस भी हमारा दिया हुआ है 3 एंड हाइट भी इसकी आ गई है 3, तो 3 3 जा 9, 9/2 यानी कि आ जाएगा 4.5। सो 4.5 मीन्स ये ऑप्शन नंबर जो डी है वही आपका करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर बिकॉज 4.5 इसका आंसर आया हुआ है। चलिए अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या होगा। देखिए 1/4 होता है इसमें, जब भी कोई भी ट्राइंगल दिया हो, ये डायरेक्टली क्वेश्चन दिया हुआ है कि अगर कोई भी ट्राइंगल दिया हुआ है, कोई भी ट्राइंगल दिया हुआ है, बोल रहा है एक त्रिभुज ए बी सी में ये ए, ये बी और ये सी, तो ये ए है, ये बी है और ये सी है। ए बी सी में जो ई है वो क्या है, इसका मीडियन है, ई क्या है मीडियन है। ए जो है ए डी का मध्य बिंदु, ए बी ई डी का क्षेत्रफल, ई जो है क्या है यहाँ पे ये ई है, ठीक है ई है यहाँ पे। अब हमें बताना है एडी का, ई जो है एडी का मध्य बिंदु है, तो ए बी ई डी, बी ई एंड डी क्या है, बी ई डी का क्षेत्रफल, हमें ट्राइंगल बी ई डी, ट्राइंगल ये भी ट्राइंगल ये भी ट्राइंगल, ये क्या है इसका क्षेत्रफल हमें बताना है क्वेश्चंस के अंदर, इसका क्षेत्रफल बताना है, बीईडी का क्षेत्रफल बताना है, इसका नहीं बीईडी का क्षेत्रफल बताना है, ये जो है इसका क्षेत्रफल हमें बताना है। तो ये
जो ट्राइंगल ए बी सी है ना, 1 2 3 4, तो 1/4 होगा, 1 2 3 4 1/4 होगा, क्योंकि ये हो जाएगा 1/4 होगा, इसका कितना होगा 1/4। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिन्हें हम डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं केवल लॉजिक्स के बेसिस पे, और वहीं पे आप उन क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर पाओगे अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे ना। जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं तो चीजें आपको बड़े ही आसानी से समझ भी आती हैं। चलिए इस क्वेश्चन को लिखिए अपनी कॉपी के अंदर, इस क्वेश्चन को लिखिए, नोट डाउन करिए अपनी कॉपी के अंदर और बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। अगर आपने पढ़ा होगा, पहले भी मैंने इस चीजों को कराया है, तो आप बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। फिर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कराता हूं और बताता हूं कि इसका राइट आंसर क्या होगा। यहां पे अगर आप देखोगे तो हमें रेशियोज दिए हुए हैं, वो भी दो आइसोसेलेस ट्राइंगल के रेशियो हमें दिए हुए हैं। रेशियो अगर दिया हुआ है, रेशियो अगर आपको दिया गया है, तो सिंपल सी बात ये है कि यहां पे अगर रेशियोज दिए हुए हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल के, यानी कि H1/H2 ये हमें दिया हुआ है, यानी कि 25/36। देखोगे ये कि ये किसके स्क्वायर में है, तो आप देखोगे ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 6। सो 5/6 इज द करेक्ट आंसर। 5/6 इज द करेक्ट आंसर। अगर हम इसके अनुपायों का अनुपात निकालेंगे तो इजीली हम इस क्वेश्चन को सॉल्व भी कर पाएंगे। अगर हम देखें यहाँ पे तो इनका रेशियो है 25/36, तो आराम से जो दो आपके आइसोसेलेस ट्राइंगल है उनका रेशियो आएगा 5/6। 5/6 इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, अपनी कॉपी के अंदर लिखिए, नोट डाउन करिए, और फिर हम बता सकते हैं कि इसका आंसर H1/H2 क्या होगा। ये है ना, ये हमें दिया हुआ है, तो H1/H2 ये हो जाएगा आपका 5/√6। गलत लिख दिया मैंने, स्क्वायर हटाना पड़ेगा मुझसे। डायरेक्ट लिख दिया मैंने। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, कैसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आई होप कि ये क्वेश्चन आप सभी लोगों ने लिख लिया होगा। तो अगले क्वेश्चन के बारे में हम बात करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया होगा। ये तो दो आइसोसेलेस ट्राइंगल दिए हुए थे, हमने इनको सॉल्व कर लिया। ये जो क्वेश्चन है ना, बहुत ही सिंपल और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जब भी हमसे पूछा जाए इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का जो एरिया होता है वो क्या होता है। जब भी हम इक्विलेटरल ट्राइंगल के बारे में बात करते हैं और उसके एरिया के बारे में बात करते हैं, तो आपको पता है √3/4 क्या होता है, √3/4 जब भी हम इक्विलेटरल ट्राइंगल के बारे में बात करते हैं तो इसका फॉर्मूला होता है। जब भी समबाहु त्रिभुज के बारे में बात करेंगे तो उसका जो एरिया होता है वो होता है √3/4 तो यहाँ पे आप देखोगे √3/4। अगर हम √3/4 की बात करते हैं और इसके साइड a² हमें फाइंड आउट करना है, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है 64/√3, तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 64 × 4 × √3 इक्वल टू √3a²। अब a² की वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको, तो सिंपल सी बात है, ये हो जाएगा 64 × 4 √3/√3। ये √3 से तो √3 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। अब ये जो है यहाँ पे क्यूब हमें फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, क्यूब हमें फाइंड आउट करना है। तो 64 की अगर हम बात करें तो ये होता है 8 8 जा 64, ये 8 8 जा
तो ए की वैल्यू अगर फाइंड आउट करनी है तो हमें क्या करना होगा, क्यूब रूट फाइंड आउट करना होगा। और क्यूब रूट निकालना क्या है, 64 इंटू 4। तो क्यूब रूट ये किसके हो जाएंगे, अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको समझ आएगा। इसको क्या मैं लिख सकता हूँ, 4 4 जा 16, 16 इस तरीके से लिखा जा सकता है क्या। ये क्यूब रूट हमें फाइंड आउट करना है यहाँ पे। तो ये होगा आपका 8 8 जा 64, करेक्ट। ये हो जाएगा आपका 8, हो जाएगा 8, फिर ये हो जाएगा 4। तो अगर हमें 4 के क्यूब्स बनाने हैं तो हम यहाँ पे कह सकते हैं ये हो जाएगा 4 इंटू 2 इंटू 4 इंटू 2। ये दोनों 8 को हमने फैक्टर कर लिया, फिर इंटू 4। यहाँ पे 4 के 3 पेयर बन चुके हैं, तो 4 तो हमारा बाहर हो जाएगा, ठीक है। 4 2 2 जा 2 2 से क्या हो जाएगा ये, अब 4 के हमारे 3 पेयर बन गए और 2 2 जा 4 4 आ गया यहाँ पे, 4 अंडर रूट 4। या तो आप 64 का डायरेक्टली 4 में मल्टीप्लीकेशन कर दो, ये भी इसका एक सिंपल सा तरीका है कि 64 का जो है डायरेक्टली 4 में मल्टीप्लीकेशन कर दिया जाए। 64 का हम डायरेक्टली 4 में मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं। 64 में अगर हम डायरेक्टली उसका वो कर दें तो इसका आंसर आ सकता है। क्लियर है। मैंने क्यूब रूट लिख दिया, ये क्यूब नहीं होगा, स्क्वायर होगा। यहाँ पे है ना, ये स्क्वायर है क्योंकि फॉर्मूले में ए स्क्वायर है और मैं क्यूब में पहुंच रहा हूँ। ए स्क्वायर, यहाँ पे क्या है, स्क्वायर है जी, ए स्क्वायर है। 3 3 के पेयर नहीं बनाने, हमें 2 2 के ही पेयर बनाने, हमें 2 2 के ही पेयर बनाने। दो दो के पेयर बनाने हैं हमें स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। तो ये होगा हमारा, अगर हम इसको करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 4 इंटू 2, फिर ये हो जाएगा 4 इंटू 2, 2 इंटू 4 कर लो, फिर इंटू 4। देखिए ये एक 4 हुआ, ये एक 4 हुआ, ये एक 4 हुआ और ये दोनों मिलके एक 4 हुए। तो यहाँ पे जो होगा 4 2 2 2 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 16, यानी कि ए की जो वैल्यू है वो क्या आ गई, 16। सो 16 इज द करेक्ट ऑप्शन, 16 इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। देखिए ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, मैंने क्यूब रूट ले लिया था, बल्कि यहाँ पे स्क्वायर रूट लेना था। The side of triangle are 45, 60 and 75. Find the length drawn to the longest side from the opposite vertex. इसके opposite vertex से जो longest side है वो हमें बतानी है, its opposite vertex। देखिए मान लेते हैं कोई भी हमारा एक ट्राइंगल है, कोई भी एक ट्राइंगल है, इसके अपोजिट से ये लॉन्गेस्ट साइड होगी, ठीक है। तो अगर ये 75 होगा, ये अगर 45 होगा, ये अगर 60 होगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो पाइथागोरस थ्योरम है वो क्या कहती है कि 75 का जो स्क्वायर होगा ना, वो 45 का जो स्क्वायर है वो प्लस 60 के स्क्वायर के बराबर होगा। अगर हम 75 का स्क्वायर फाइंड आउट करते हैं, और अगर आपने कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से पढ़े हैं तो आपको पता होगा कि अगर किसी भी नंबर के लास्ट में 5 है, अगर उसका हमें स्क्वायर फाइंड आउट करना है तो 5 5 से 25 और 7 के जस्ट बाद वाला नंबर होता है 8। तो ये हो जाएगा 8 7 जब 56 और 5 5 जब 25, तो 5625 होगा। इसी तरीके से 5 4 जब 20 और फिर ये 25 होगा। इसी तरीके से ये हो जाएगा 3600। अब अगर हम इन दोनों को प्लस करते हैं तो दोनों ही क्या हो रहे हैं, इक्वल हो रहे हैं, यानी कि 5625 इक्वल टू 5625।
यहां तक आपको क्लियर कट कहानी समझ आ रही है? अगर हम ये देखें कि हमारा एरिया एक तरीके से यहाँ पे कंप्लीटली है 1/2 बेस इंटू हाइट में अगर देखें तो हमारे पास में बेस भी है और हाइट भी है, बेस भी है और हाइट भी है। हमें लॉन्गेस्ट फाइंड आउट करना है, तो चलिए फाइंड आउट करते हैं, देखते हैं कि कैसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इतना सबसे पहले तो क्वेश्चन को है ना अपनी कॉपी में लिखना सीखो यार। जब तक आप क्वेश्चंस कॉपी में लिखना नहीं सीखोगे, जब तक आपको चीजें क्लियर ही नहीं हो पाएंगी, जब तक आपको चीजें क्लियर ही नहीं हो पाएंगी, जब तक आप चीजों को लिखना नहीं सीखोगे। क्लियर है? जब तक आपको चीजें क्लियर नहीं हो पाएंगी, जब तक आप लिखना नहीं सीखोगे। अब हम बात कर लेते हैं कि इसके अंदर हमें सबसे पहले जो चीज दी हुई है वो क्या दी हुई है, एरिया फाइंड आउट करते हैं। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? एरिया का जो फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है, करेक्ट? तो 1/2 बेस इंटू हाइट, क्लियर? इसको अगर कैंसिल आउट करेंगे तो ये 30 बार में कैंसिल आउट हो जाएगा, क्लियर? तो ये हो जाएगा 45 में 3 का करेंगे मल्टीप्लीकेशन, तो ये हो जाएगा 135, तो 1350 ये हो गया एरिया। बट हमें जो फाइंड आउट करना है, सबसे लंबी भुजा तक खींची गई लंबाई फाइंड आउट करनी है, यानी कि द लेंथ ड्रॉन टू द लॉन्गेस्ट साइड फ्रॉम द अपोजिट वर्टेक्स। ये तो आगे इसका एरिया 1350। चलिए, अब 1350 तो आ चुका है। अब हमें फाइंड आउट करना है इसका लॉन्गेस्ट साइड। देखिए यहां पे अगर हम देखें तो हमें एक चीज यहां पे दी हुई है, दैट इज 75, क्लियर? तो अब यहाँ पे हमारे पास में 1350 है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एरिया इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड, तो 1350 इक्वल टू 1/2 इंटू 75 हमारा बचा है, इंटू हाइट। चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, 1350 को अगर आप 2 से मल्टीप्लिकेशन करते हो तो इसका आंसर होगा, या तो फिर ऐसा भी कर सकते हैं 1350 को 2 से मल्टीप्लाई करना, 1350 मल्टीप्लाइड बाई 2 दैट इज 2700 यहाँ पे होगा, और साथ ही साथ ये हो जाएगा आपका 75 मल्टीप्लाइड बाय एच, तो 2700 डिवाइडेड बाय 75 इक्वल टू एच। तो 70 यहाँ पे अगर कैंसिल आउट करते हैं तो ये होगा 75 से डिवाइड कर दो, 75 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो ये होगा 36, दैट इज 36, दैट इज 36। तो ये इसका आंसर आया 36। 2700 में 75 का डिवाइड करने पे क्या आएगा? 36, तो दैट इज राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। देखिए अगर आपको कोई भी चीज अच्छी तरीके से पढ़ना है ना, तो कुछ कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं जो आपको बोरिंग लग सकते हैं, मानता हूं मैं इस चीज को, बट अगर आप ध्यान से करेंगे, चीजों को सॉल्व करेंगे ना, तो आपको क्वेश्चंस आसानी से बनेंगे। अच्छा बताइए इसमें y की वैल्यू क्या है? लाइन एंड एंगल का क्वेश्चन है, वैसे तो मैं लाइन एंड एंगल में बताता इस क्वेश्चन को, इस y की वैल्यू फाइंड आउट करना है। आप मुझे बताना लाइन एंड एंगल के कॉन्सेप्ट लगाना, अल्टरनेटिव एंगल लगा सकते हो, अल्टरनेटिव एंगल लगा सकते हो, ये दोनों साइड इक्वल है, आपको y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इस क्वेश्चन को मैं आपके लिए देता हूं, आप मुझे बताओगे इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत सिंपल है, आप एंगल सम प्रॉपर्टीज भी लगा सकते हो, लाइन एंड एंगल के क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन हम करेंगे, बट कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को देखो यार और मुझे बताओ कि
इसका आंसर क्या होगा? एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है और देन एल्टीट्यूड इस किसके इक्वल होगा? इसका जो एल्टीट्यूड है वो किसके इक्वल होगा? इसका एल्टीट्यूड जो है वो किसके इक्वल होगा, ये हमें बताना है। इफ ए बी सी इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल तो सो साइड इज ए, इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो इसका एल्टीट्यूड किसके बराबर होगा, ये बताना है आपको। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। और ये आप, अगर आपको फॉर्मूले और कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को बता सकते हो। अगर आपके फॉर्मूले और कॉन्सेप्ट दोनों ही क्लियर हैं तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से बता सकते हो, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। क्लियर है? अगर हम देखें तो इसके अगर आप देखोगे तो अंडर रूट 3/4 होता है। तो ये अंडर रूट 3 अगर देखा जाए तो 4a² है ना, राइट? तो 2a होना चाहिए। तो अंडर रूट 3/2 होगा अंडर रूट 3/2a, अंडर रूट 3/2a, अंडर रूट 3/2a। ये क्या बोल रहा है? इसकी ऊंचाई के बराबर है, इसकी ऊंचाई के बराबर है। तो इसका जो अगर हम एल्टीट्यूड की बात करें तो 30, 60 और 90 में राइट एंगल होता है। 30, 60 और 90, अगर राइट एंगल की हम बात करते हैं ना, समबाहु त्रिभुज में अगर ये हमारा राइट एंगल होता है, एक मैं कॉन्सेप्ट आपको बताता हूँ, आप समझ पाओगे अच्छी तरीके से और जज भी कर पाओगे। ये राइट एंगल होता है, ये हमारा 90 डिग्री का एंगल होता है, ठीक है। इसकी बात करें 30 अगर वो है तो, और ये 60, क्लियर? तो ये 30, 60, 90 का कॉन्सेप्ट होता है जब हम इक्विलेटरल ट्राइंगल के बारे में बात करते हैं। अगर राइट एंगल है तो ये 90 होगा, अगर राइट एंगल है तो, या तो फिर 60, 60, 60, 60 ये भी होता है जब इक्विलेटरल ट्राइंगल के बारे में बात करते हैं। अब आपको पता है इक्विलेटरल ट्राइंगल का जो फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, ये भी होता है, और अंडर रूट 3/4a² ये भी होता है, अंडर रूट 3/4a² होता है, करेक्ट? तो ये क्या हो जाएगा? अंडर रूट और 3/, जैसे मान लो कि इसकी अगर ऊंचाई के बराबर है ना, तो अगर इसकी हाइट के बराबर है तो इसकी जो साइड होगी वो हाफ हो जाएगी a/2, करेक्ट? तो यहाँ पे अगर हम देखें तो अगर हमें निकालना है a, तो यहाँ पे कंप्लीटली h अगर हमें फाइंड आउट करना है, h 2h अपॉन a, 2h अपॉन a इक्वल टू अंडर रूट 3, 2h इक्वल टू ये हो जाएगा अंडर रूट 3, सो h इक्वल टू अंडर रूट 3 है, सो अंडर रूट 3/2a। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा। बहुत सिंपल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल के बारे में बात कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि जो इसका एल्टीट्यूड है वो इक्वल है किसके? तो अगर इसका एल्टीट्यूड इक्वल है तो हमने इसके इक्वल रख दिया, और यहाँ पे जब सॉल्व किया तो इसका आंसर ये आ गया। तो आई होप कि क्वेश्चन समझ आया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था ये, और हम बात कर लेते हैं इसमें। ये भी लाइन एंड एंगल का क्वेश्चन है, बट फिर भी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। लाइन एंड एंगल का क्वेश्चन है तो क्या हुआ? क्लियर है? लाइन एंड एंगल का क्वेश्चन है तो क्या हुआ? चलिए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं। लाइन एंड एंगल का क्वेश्चन है तो भी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि इसमें लिखा हुआ है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, मतलब दो जो एंगल हैं वो क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हैं। अगर दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हैं तो आपको तीसरा एंगल फाइंड आउट करना है। देखिए मैं मान लेता हूँ दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, एक θ1 प्लस θ2। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सम कितना होता है? 90 डिग्री होता है। और जो ट्राइंगल होता है, ट्राइंगल का जो एंगल सम होता है वो 180 होता है, मतलब कि θ1 प्लस θ2
प्लस थीटा 3 इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये जो दो एंगल हैं इनका सम आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है जी, 90 दिया हुआ है। सो 90 प्लस थीटा 3 इक्वल टू 180, 90 प्लस थीटा 3 इक्वल टू 180। तो थीटा 3 की अगर वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो 180 में से हमें 90 को माइनस करना होगा। जब हम 180 में से 90 को माइनस करेंगे तो 90 हमारा आंसर होगा, और इस तरीके से हम कह सकते हैं कि इसमें ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है, अगर आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हुए चीजों को सॉल्व करोगे तो चीजें आपके लिए डेफिनेटली आसान होने वाली हैं। देखिए, जब भी आप अच्छी तरीके से नोट्स बना करके चीजों को लिखते हो ना तो आपके लिए काफी चीजें आसान होती हैं, क्योंकि जब आप अगली बार पढ़ रहे होते हो ना आपका रिवीजन हो रहा होता है और आपके नोट्स वही रहते हैं। तो नोट्स अच्छे से बनाना है, कॉपी में लिखना है, सारी चीजों को कॉपी में लिखो, फिर अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें। लिखिए इस कॉपी में, आगे बढ़ते हैं। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें। क्वेश्चन, सबसे पहले इस क्वेश्चन को पढ़िए ध्यान से, और क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 3 sides of triangular fields are the lengths 15, 20 and 25. Find the cost of sowing seeds in the field at the rate of 5 per square meter. और ये हमें ऑप्शंस क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, सबसे पहले तो इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। इसमें 600, 150, 750 और 450 दिया हुआ है। चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने वाले हैं। 3 sides of triangular field are length, उसकी लेंथ हमें दी हुई है तीनों साइड की, क्या दी हुई है, 15, 20 और 25। सबसे पहले तो हमें एरिया फाइंड आउट करना पड़ेगा, और एरिया जैसे ही फाइंड आउट हो जाएगा तो चीजें हमारे लिए क्या हो जाएंगी, आसान हो जाएंगी। सबसे पहले तो हम ये देखें कि ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है क्या, राइट एंगल ट्राइंगल है क्या, जो पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई कर रहा है क्या, देख लेते हैं इसको चेक करके। 15 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर इक्वल टू 25 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 225 प्लस 400 प्लस 625। So 625 इक्वल टू 625 राइट एंगल ट्राइंगल है, ये तो कंफर्म हो गया। अब इसका एरिया क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट, तो एरिया इसका हो जाएगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, तो 1/2 बेस 15, हाइट 20। इसको हम सॉल्व करेंगे, 10 बार में कैंसिल आउट हो जाएगा, 150 एरिया आ गया। इसका एरिया कितना आ गया, 150। बट अब ये जो रेट है वो 5 रुपीज पर स्क्वायर मीटर है, कितना है, 5 रुपीज पर स्क्वायर मीटर। तो हम 150 में 5 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे, ये हो जाएगा 750। दैट इज आंसर नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन के बारे में बात करने वाले हैं जी, अगले क्वेश्चन के बारे में बात करने वाले। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 11th क्वेश्चन। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। सबसे पहले तो क्वेश्चंस को कॉपी के अंदर नोट डाउन करिए डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन को कॉपी के अंदर नोट डाउन करना है, सोना बिल्कुल भी नहीं है। बिना टाइम वेस्ट किए हम टू द पॉइंट चीजों पे बात करेंगे और चीजों को समझेंगे कि एक्चुअल में किस तरीके से हमें इसका पैरामीटर फाइंड आउट कर सकते हैं। और पैरामीटर फाइंड आउट करना बहुत ही आसान है। एक हमारे पास में साइड दी हुई है 3
और एक हमारा दिया हुआ है 12 का स्क्वायर प्लस, और ए बी दिया हुआ है, बी सी दिया हुआ है, तो सी ए निकाल लेंगे जी। सी ए भी हमारा आ जाएगा, ट्रायंगल ए बी बी सी और सी ए, इसका हम अभी फाइंड आउट करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि कैसे हम फाइंड आउट करेंगे। देखिए, सबसे पहले अगर इस क्वेश्चन को देखें तो इसमें कोई पिक्चर दी हुई है क्या? नहीं दी हुई है, ओके कोई बात नहीं। देखो, एक पिक्चर मैं ड्रॉ कर देता हूँ ताकि चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, ए बी, ए बी आपको दिया हुआ है कितना? 12 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, इसका मतलब 144 प्लस 16 यानी कि 169, इसका मतलब 13। ए बी की वैल्यू तो 13 है। अच्छा, बी सी आपको दिया हुआ है 3, सी ए फाइंड आउट करना है, तो कैसे फाइंड आउट होगा? सी ए फाइंड आउट करना है, सी ए फाइंड आउट करना है तो सी ए निकाल लेंगे हम सबसे पहले। सी ए कैसे निकलेगा? सबसे पहले तो 13 का स्क्वायर दिया हुआ है ना, ये 144 प्लस 16 169 कैसे होगा? 160 होगा। ये, और 160 का मतलब होता है, 160 का मतलब होगा, अगर इसका फैक्टर निकालते हैं 160 का, ये 160 लिखा हुआ है ना, ये इसका फैक्टर निकालते हैं। सबसे पहले तो 16 मल्टीप्लाइड बाय 10, 16 तो 4 का होता है, 4 अंडर रूट 10, 4 अंडर रूट 10, ये होगा इसका 4 अंडर रूट 10। अच्छा, यानी कि ये जो है ए बी, इसका आ गया 4 अंडर रूट 10। अब ये हमें पता लग जाता है तो हम इन तीनों को प्लस कर देंगे, तो इसका पेरीमीटर आ जाएगा ए बी, और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए प्लस कर देंगे। अब हमें पता है कि जो ए बी का स्क्वायर, जो ए बी का स्क्वायर, अगर हम ए सी फाइंड आउट करना है, हमें ए सी फाइंड आउट करना है, तो हमें पता है कि ए बी का स्क्वायर इक्वल टू होता है, चलिए यहाँ पे अगर पाइथागोरस थ्योरम हम यूज करें, ए बी का स्क्वायर इक्वल टू ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम यूज करने वाले हैं। ए सी का स्क्वायर मतलब कि 410 का स्क्वायर, 410 का स्क्वायर करेंगे तो मिल जाएगा अंडर रूट 160 आ जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो 160 आएगा, कंप्लीटली बात है। क्योंकि ए सी की वैल्यू आपकी यही आई है, ए सी की वैल्यू आपकी 410 है, 410 लगाने के 4 16 और 10 प्लस बी सी आपका 3 का स्क्वायर 9, क्लियर है। इसी तरीके से अगर हम ए बी, एक सेकेंड यार गलत हो गया, ए बी की वैल्यू थी ना 4 अंडर रूट 10, ए सी की वैल्यू तो निकालनी है आपको। यहाँ पे ये है आपका अंडर रूट 4 अंडर रूट 10, सॉरी अंडर रूट 160, और ये हो गया आपका कंप्लीटली ए सी का स्क्वायर, और ए सी आपके पास में फाइंड आउट करना है, ए सी का स्क्वायर फाइंड आउट करना है। अगर ए सी की बात करते हैं, ए सी स्क्वायर की अगर हम बात करते हैं, ये हो जाएगा अंडर रूट 160 अंडर रूट 160 प्लस ये हो गया 9। तो अगर हम ए सी की वैल्यू फाइंड आउट करें, अगर हम ए सी की वैल्यू फाइंड आउट करें तो आप मुझे बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। अगर हम ए सी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 160 का स्क्वायर करेंगे सबसे पहले तो,
और प्लस 9, 160 का स्क्वायर करेंगे हम यहाँ पे, 160 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 160 प्लस का 9 इक्वल टू 169। सो ए सी की वैल्यू क्या हो जाएगी 13। ये तो थी ए सी स्क्वायर की, ये भी ए सी स्क्वायर की, और ये भी थी ए बी स्क्वायर की वैल्यू, ठीक है। ए सी की वैल्यू आ गई आपकी 13 और ये 3। अब हमें इन तीनों को प्लस करना है तो हमारा पेरीमीटर आएगा, तो 4√10 तो पहले ही हमें दिया हुआ है, 4√10 तो हमें पहले दिया हुआ है, 4√10 प्लस 3 प्लस 13 दिया हुआ है ए सी, और ये 13 और 3 क्या हो जाएंगे 16, तो 4√10 प्लस 16। ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर है, क्योंकि जब भी हम पेरीमीटर की बात करते हैं तो तीनों साइड्स को हम प्लस करते हैं। जब हम तीनों साइड्स को प्लस करेंगे तो ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। तो आज की क्लास में हम इतने रहने देते हैं, और आगे जब हम लाइन एंगल के बारे में जब भी बात करेंगे, लाइन एंड एंगल के बारे में बात करेंगे ट्राइंगल से रिलेटेड, तो वहां पे हम कुछ और ट्राइंगल्स के क्वेश्चंस को देखेंगे। क्लियर है? चलिए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं। आप बताइए कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इफ टू perpendicular sides of a triangle 9 and 40, the length of side opposite to right angle is x, then the value of x की वैल्यू फाइंड आउट करना है। किसी जो ट्राइंगल है उसका हमें दिया हुआ है कि जो परपेंडिकुलर साइड्स हैं वो दी हुई हैं 9 एंड 40, अपोजिट साइड्स की लेंथ हमें फाइंड आउट करना है। तो आप बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। सबसे पहले तो कॉपी में चीज़ों को नोट डाउन करना सीखिए, तो ही आपको चीज़ें क्लियर कट समझ भी आएंगी। चलिए क्वेश्चंस लिखिए कॉपी के अंदर। पाइथागोरस थ्योरम लगानी है और आसानी से आप सॉल्व कर पाओगे इस क्वेश्चन को। देखिए, और राइट एंगल ट्राइंगल की बात कर रहे हैं तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा 40 का स्क्वायर, 9 9 जा 81 प्लस 1600 हो जाएगा 1681, और अगर हम x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो 1681, सो x की वैल्यू आ गई 41। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, इसलिए मैं बोल रहा था कि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। चलिए एक दो और क्वेश्चंस कर लेते हैं, और बाकी हम लाइन एंड एंगल में भी सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को। और यहाँ पे दिया हुआ है, पॉइंट्स दिए हुए हैं जो कि ज्वाइंट है। व्हाट आर द एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म बाय ए बी एंड कोऑर्डिनेट एक्सिस। ये कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं 30 और 04, दोनों को जोड़ दिया जाए तो ए बी पे जो बन रहा है ट्राइंगल, उसके जो निर्देशांक है जो कोऑर्डिनेट एक्सिस है, व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म बाय ए बी एंड द कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस पे जो बन रहा है उसका एरिया क्या होगा, ये हमें फाइंड आउट करके बताना है, ये हमें फाइंड आउट करके बताना है। ओके, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। अगर हमें कोऑर्डिनेट्स दिए होते हैं और उनका हमें फाइंड आउट करना होता है एरिया, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, चलिए उस क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले जब भी आपको कुछ इस तरीके का क्वेश्चंस दिया आए तो हम एरिया इक्वल टू क्या लिखते हैं। सबसे पहले तो हमारा एरिया आता है, एरिया इक्वल टू होगा, जब भी हम एरिया की बात करते हैं तो ये होता है 1/2, फिर हो जाएगा x1 y2 माइनस y3, फिर प्लस, फिर x2, फिर y3 माइनस
y1 फिर प्लस x1 और फिर ब्रैकेट के अंदर y1 माइनस y2 y1 माइनस y2। अब वैल्यू पुट करना है हमें। तो वैल्यू कैसे पुट करेंगे? बहुत सिंपल है, ध्यान से आप देखो वैल्यू कैसे पुट करेंगे। आपका फोकस कंप्लीटली यहाँ पे होना चाहिए। तो 1/2 है आपके पास में कंप्लीटली। आप कोऑर्डिनेट्स देखो 3 0 0 4 दिए हुए हैं। अब मैं कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू पुट कर रहा हूँ। x1 आपका दिया हुआ है 3, y2 आपका नहीं 4 दिया हुआ है, सो 4 माइनस y3 नहीं है तो 0 रख देंगे, प्लस 0 फिर 0 माइनस 0 फिर प्लस x1 आपका दिया हुआ है 3, y3 x1 x2 x3 होगा ये, x3 आपका नहीं दिया हुआ है तो ये हो जाएगा 0 और 0 माइनस 4 क्योंकि y2 की वैल्यू दी हुई है यहाँ पे। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे हम 1/2 4 3 12 0 और ये भी 0 हो जाएगा। 0 में किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करोगे 0 हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 6। ये तो आ गया 6 यूनिट स्क्वायर आएगा। एरिया इक्वल टू, तो ये एरिया आ गया इस क्वेश्चन का। बहुत सिंपल था। जब भी आपको कोऑर्डिनेट्स दिए होंगे ये फॉर्मूला आपको यूज करना है। 1/2 x1 की वैल्यू दी हुई थी, y2 माइनस y3 फिर प्लस x2 फिर y3 माइनस y1 फिर y1 माइनस y2। ये इस वैल्यू पुट करा 6 आया हमारा आंसर। लिख लीजिए अपनी कॉपी के अंदर अगर आपको लगता है तो। ये देखिए ये है कंप्लीट सॉल्यूशन इसका। आई होप कि ये जो चीज़ें हैं आपको समझ आ रही होंगी। चलिए एक और क्वेश्चन में लास्ट करा देता हूँ। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होने वाला है आज का। चलिए 63 डिग्री है, ध्यान रखना ये डिग्रीज है, ये जो 0 आपको दिख रहा है ना ये डिग्रीज है। 0 है 63 70 78 82। एक त्रिभुज के एक कोण 63 का है और बाकी दो जो दोनों हैं उनका है 1:2। 1:2 का मतलब है कि एक आपका अगर x है तो दूसरा आपका 2x होगा। अगर एक आपका x है तो दूसरा क्या होगा? 2x होगा। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, आपको समझ आएगी चीजें बहुत आसानी से। देखिए जो ट्राइंगल का जो एंगल सम होता है, वो होता है 180 डिग्री। अब यहाँ पे हम सॉल्व करने वाले हैं। सबसे पहले तो 1:2 दिया हुआ है तो एक अगर आपका x है तो दूसरा आपका हो जाएगा 2x और तीसरा आपका दिया हुआ ऑलरेडी 63। इनका जो सम होगा वो 180 डिग्री का होगा। तो हो जाएगा 3x प्लस 63 इक्वल टू 180। सो 3x की वैल्यू अगर हम फाइंड आउट करें तो 180 में से 63 को माइनस करना पड़ेगा। अगर हम 180 में से 63 को माइनस करेंगे तो 10 में से 3 जाएंगे तो 7 होगा। इसके अलावा अगर यहाँ पे देखें 17 में से अगर हम 6 को माइनस करते हैं तो 11 हो जाएगा और ये हो जाएगा 3x। और x की वैल्यू अगर हम फाइंड आउट करते हैं तो 117/3। तो 3 3 9 और 10 11 2 39। सो x की वैल्यू क्या आ गई? 39 आ गई। लेकिन हमें बताना है इसका सबसे बड़ा एंगल कौन सा होगा। तो x आपका 39 है तो अगर हम 2x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं जो कि 2 है तो 2 × 39 करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये 9 2 18 और ये 78। सो जो बड़ा एंगल होगा 78 होगा। एक 39 है, एक 78 है और एक हमारा 63 है। तो सबसे बड़े की बात कर रहे हैं तो वो आपका आएगा 78 डिग्री। तो ये जो क्वेश्चंस हमने करे हैं ना वो ट्राइंगल्स रिलेटेड क्वेश्चंस करे हैं। और एक बार और ट्राइंगल आपका आएगा सिलेबस में भी, मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरीके से। जो भी बच्चे प्रैक्टिस करना चाहते हैं, जिनको वर्कशीट दी जाती है प्रैक्टिस के लिए, उन वर्कशीट्स को सॉल्व करिए, क्वेश्चन को सॉल्व करिए।
मेरे साथ जुड़े रहिए और आगे आने वाली क्लासेस में बहुत ही सिंपल सा वो कॉन्सेप्ट है यूलर फार्मूला, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। मैक्सिमम वो 10 से 15 मिनट का कॉन्सेप्ट होने वाला है और उससे रिलेटेड ज़्यादा 2-3 क्वेश्चन आते हैं तो उनको भी हम देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम में ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम्स को ज्वाइन कर सकते हो। और आपको पता है कि आज हमने पहले तो हमने ये सारे टॉपिक्स हमने कवर कर लिए हैं, चाहे हम लीनियर इक्वेशन की बात करें, चाहे हम बात करें डेटा हैंडलिंग की, चाहे हम बात करें स्क्वायर, ये पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट है ना हमने डिस्कस कर लिया है। न सिर्फ ये कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस करे हैं बल्कि इसके अलावा अगर आप ध्यान से देखोगे चीज़ों को तो आपको समझ आएगा कि हम 14 चैप्टर तक तो कंप्लीट कर चुके हैं। 14 चैप्टर तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। यूलर फॉर्मूला हम देखेंगे, यूलर फॉर्मूला देखेंगे और यूलर फॉर्मूला वही हम देखेंगे जो आपके एग्जाम्स में आते हैं। और बहुत ही सिंपल सा है कॉन्सेप्ट, जिसमें एजेस के बारे में बात होती है, फेसेस के बारे में बात होती है। आगे आने वाले कॉन्सेप्ट में हम उसको डिस्कस करेंगे और इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। मतलब ये यूलर फॉर्मूला है ना, मोर देन 1 घंटे के अंदर अंदर ये दोनों कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा और क्वेश्चन भी, मतलब 2 लेक्चर्स मिला करके 1 घंटे की वीडियो होगी मैक्सिमम। फिर ये काफ़ी छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, इनको भी हम कवर करेंगे और बहुत जल्दी आपका सिलेबस भी कंप्लीट होने वाला है। फिर जब सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा तो आपको पता है फिर हम अगले सब्जेक्ट को टारगेट करने वाले हैं। अगर आपका मैथ्स कंप्लीट हो जाता है ना तो आपका जो 50% सिलेबस है सैनिक स्कूल का वो आपका कवर होगा। वेटेज भी सबसे ज़्यादा मैथ्स का ही, मैथ्स ही डिसाइड करेगा सिलेक्शन होना और नहीं होना, बाकी तो सारी चीज़ें बच्चे करती हैं। अगर आपको मेंटरशिप प्रोग्राम से जुड़ना है, चाहे आप नवोदय स्कूल की प्रिपरेशन कर रहे हो, बोर्ड एग्जाम्स, मिलिट्री स्कूल, नवोदय स्कूल, इन सभी में हम 1-to-1 मेंटरशिप प्रोग्राम्स देते हैं जिसके अंदर आपको सिलेबस का एनालिसिस करवाया जाता है, वीकली टेस्ट और डाउट क्लियर होते हैं, डेली आपको टास्क दिए जाते हैं और डे वाइज ट्रैकिंग होती है और वीकली आपकी रैंकिंग बताई जाती है कि कैसा क्या है। तो आप हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम से भी जुड़ सकते हैं अगर आप जरा सा भी इंटरेस्ट लेते हैं, थोड़ा सीरियस एस्पिरेंट हैं और अच्छी तरीके से एग्जाम्स को क्लियर करना चाहते हैं, हैंड होल्डिंग सपोर्ट चाहते हैं, तो आप हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम से भी जुड़ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच and thanks for giving your precious time at the last. God bless you. Thank you so much.